वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब ये सेगमेंट है हमारा जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान की जो मशहूर होती हैं और मारूफ शख्सियात होती हैं, और प्रोफेसर अहमद हमाद साहब उनके साथ होते हैं, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके करियर के हवाले से उनसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो आज एक ऐसे ही मारूफ शख्सियत है, अदीब हैं, कॉलम निगार हैं, डॉक्टर गाफिर शहजाद हैं, जिनसे आज उन्होंने हमारी मुलाकात करानी है। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोफेसर अहमद हमाद साहब। जी प्रोफेसर साहब बताइए। शुक्रिया मुनीबा। जैसा कि आप जानती हैं कि हम लाहौर शहर के जो रोशन सितारे हैं उनसे मिलने के लिए जगह ब जगह घूमते हैं, तो आज हमने सोचा कि लाहौर शहर के रोशन सितारे से मुलाकात तो हो, लेकिन लाहौर शहर के बारे में भी कुछ जानें। तो ये दो खसूसियात एक ही शख्स में जमा हो जाएं कि वो बैक वक्त एक स्टार भी हों, अहले कलम हों, और साथ ही साथ लाहौर के इमारतों के बारे में, इसके शहर के बारे में, इसके हुस्न जमाल के बारे में भी हमसे बात कर सकें। तो हम फिर आज हाज़िर हुए डॉक्टर गाफिर शहजाद साहब के पास और सोचा यही कि इनसे वो गुफ्तगू करेंगे जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी हो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। तो मिलते हैं जनाब डॉक्टर गाफिर शहजाद साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम चाह रहे थे ये कि लाहौर शहर एक इतना खूबसूरत है, वो कहते हैं कि अगर आप लाहौर छोड़ भी जाएं तो लाहौर आपको नहीं छोड़ता। तो इतने हुस्न के बावजूद हम लोग टूरिस्ट को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते, अपने रेवेन्यू में इजाफा क्यों नहीं कर सकते, और अपना ये जो IMF के कर्जे बार बार लेने पड़ते हैं इनसे जान छुड़ाने की ये भी तो सबील हो सकती है। इस पर ज़रा सा कुछ फरमाइए। इसमें हमारी बात यह है कि जब तक गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं होती चीज़ों में, तब तक चीज़ें उस लेवल पे नहीं हो सकती। ये कोई इंडिविजुअल का मसला तो नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने इस काम के लिए एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। 18th अमेंडमेंट के मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट से मानूमेंट्स है वो भी उन्हीं को ही दे दिए गए। अच्छा, अब मानूमेंट्स तो आ गए लेकिन उनके लिए फंड्स नहीं हैं। आप यकीन करें कि कई सालों तक वहाँ पे सिर्फ सैलरीज देने के लिए पैसे जो है वो उनके पास होते थे, किसी मानूमेंट की कंजर्वेशन के लिए कोई पैसे नहीं होते। दूसरे नंबर पर यह था कि जो पॉलिसीज़ बनाई हुई थी कि जो मानूमेंट जैसे है इसको छेड़ना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना। हालांकि जो जिनेवा चार्टर है इंटरनेशनल, उसके मुताबिक आप मानूमेंट के अंदर इंटरवेंशंस कर सकते हैं टू द एक्सटेंट जिसमें उसकी हेरिटेज वैल्यू मुतासर नहीं होती। अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई थोड़ा सा आगे लोग आए, उन्होंने कुछ काम शुरू किया। शुरू में तो थोड़ी एहतजाज भी हुई, लेकिन अब आप देखें तो कुछ स्पॉट्स ऐसे, मतलब जैसे हिरन मीनार अगर आप जाएँ, नूरजहाँ के मकबरे पे जाएँ, तो कुछ स्पॉट्स ऐसे डेवलप हुए हैं जो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हैं। तो ये इसमें और बेहतरी भी हो सकती है। असल बात तो ये कि इसके लिए कोई जामे मनसूबाबंदी हो और ये सोचा जाए कि वाकई टूरिज़्म जो है उसको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर ये हमारी तरजीहात में आ जाए तो फिर बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लाहौर शहर जैसा कि हमें लगता है कि रंगारंग इमारतों से मुज़य्यन है, इसमें हर अहद अपना कोई नुमाइंदा जो है ना इमारत वो छोड़ के गया। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे कि सिख आए, वो उन लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरीज़ वगैरह हमें नज़र आती हैं। फिर अंग्रेज़ों ने आके गॉथिक आर्किटेक्चर के हमें यहाँ पे शाहकार नज़र आते हैं, मुग़ल आर्किटेक्चर है। तो और फिर तुर्किश जो तुर्क आर्किटेक्चर है, टर्किश आर्किटेक्चर, उसके भी हमें शाहकार नज़र आते हैं। तो ज़ाती तौर पे आपका पसंदीदा इरा कौन सा है, और उसी तनाजुर में ये भी फरमाइए कि आपकी पसंदीदा बिल्डिंग लाहौर की वो कौन सी है। अच्छा, ये जो अभी बात कर रहे हैं ना आपके वहाँ पे हिस्ट्री के मुख्तलिफ इराज जो हैं, ये वाकई लाहौर इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत है कि इसमें ये सारा जिसका आपने जिक्र किया वो वाकई हमें नज़र आते हैं और अच्छी वैल्यू के साथ। यानी अगर बादशाही मस्जिद आपको मिलती है तो ये 1939 से 1960 तक उस वक्त इसकी रेस्टोरेशन हो गई थी और ये इस सतह पे आ गई कि अभी ये कायम है। लेकिन इसी तरह से बाकी मॉन्यूमेंट्स भी अगर हो जाते तो हो सकते थे। अच्छा, इसी तरह कॉलोनियल पीरियड्स की जैसे बिल्डिंग्स हैं माल रोड के ऊपर या कैंटोनमेंट में हैं, जैसे चर्चेज़ हैं, बड़े बड़े खूबसूरत और आलमी सतह की एस्थेटिक्स है उनकी, वो बहुत अच्छे हैं। यानी वो इतने अच्छे हैं कि आप दुनिया के किसी भी फ़न तामीर के बराबर उसे रख सकते हैं। मोर ओवर ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट है उसकी जो मिसालें हैं वो भी हमें मिलती हैं। और यहाँ पे जैसे माल रोड के ऊपर अगर आप चेयरिंग क्रॉस में खड़े हों तो एक तरफ आपको कॉलोनियल पीरियड की असम्बली हाल नज़र आता है,
उसके साथ जे रिची इटालियन आर्किटेक्ट है, उसकी अल्फला बिल्डिंग नज़र आती है। उसके दूसरे कोने के ऊपर आपको वापडा हाउस की बिल्डिंग नज़र आती है, जो कि अमेरिकन आर्किटेक्ट एडवर्ड स्टोन की बिल्डिंग बनी, और उसके सामने शादीन बिल्डिंग है। अच्छा, ये देखें कैसा खूबसूरत एक कल्चरल कॉम्बिनेशन, और इसके दरमियान में सम्मट मीनार जो टर्किश आर्किटेक्ट विदात डेलोकी ने बनाया हुआ है। तो ये देखें इस तरह का ऐसा जो कॉम्बिनेशन है। तो जो बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें मुझे एक तो ये हिस्टोरिकल सेटिंग बहुत अपील करती है। ये जगह चेरिंग क्रॉस, चेरिंग क्रॉस वाली मुझे बहुत, मैंने एक अफसाना भी इस पे लिखा था, बहुत अपील कर। दूसरी फिर हिस्टोरिकल सेटिंग है बादशाही मस्जिद की, कि वहाँ पे बादशाही मस्जिद भी है, रंजीत सिंह की मड़ी भी है, वहाँ पे किला भी है, और वहाँ पे वॉल्ड सिटी भी है, मीनार पाकिस्तान भी है। मीनार पाकिस्तान जो मॉडर्निटी की अलामत है, नज़रिया पाकिस्तान की अलामत है, वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये कोई एक बिल्डिंग के बजाय मुझे ये जो हिस्टोरिकल सेटिंग्स हैं जिसमें ये एम्बियंस बन रही होती है, मैं उस ट्रांस में जाके और उस इराज को एंजॉय करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूब। तो इसी से जब हम अभी ऑफेयर थे तो आप फरमा रहे थे कि 2 बिल्डिंग्स हैं लाहौर की ऐसी, एक मकबरा नूरजहां और दूसरी तरफ बादशाही मस्जिद, दरमियान में दरिया रावी। तो रावी के दोनों किनारे आबाद करने का एक बेहतरीन मौका था जो कि हुकूमतों ने गंवा दिया। आपके जहन में इसकी जो जमालियाती नक्शा है वो क्या तरतीब पा रहा है, हमें उससे ज़रा आगाह फरमाइए। और इसके जो रेवेन्यू है वो आपके ख्याल में कितना हम इकट्ठा कर सकते थे इस तरह? अच्छा, ये बड़ी ही अच्छी तरफ आपने इशारा किया है। और मैं ख़ास तौर पे जब 2005 में फ़र्स्ट टाइम लंदन गया हूँ और वहाँ रिवर टेम्स के किनारे जब वो दोनों ब्रिजेस में पेडेस्ट्रियंस के अलग और दूसरे वो मिलते हुए मॉन्यूमेंट्स और वहाँ टूरिस्ट की एक्टिविटी देखी, तो मुझे लाहौर बहुत याद आया। और मैंने सोचा कि बिल्कुल ये रिवर रावी के किनारे हम उसको उस तरह से बैंक्स बना के कर सकते थे। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ एफ़र्ट्स भी होती रही। मसलन जुनेजो साहब जब यहाँ पे वज़ीर आज़म थे, उस दौर में ये जो रावी का पुल है इसके साथ कुछ एरिए के ऊपर काफ़ी बड़ा एक नेचुरल पार्क बनाने की प्रपोज़ल उस वक्त भी हुई थी, शुरू हुई। फिर जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो फिर वो प्रोजेक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो शाहदरा का कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे भी मुख्तलिफ औकात में रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च होते रहे हैं, चलता रहा, लेकिन नहीं हो सका। अच्छा, इसमें एक सिर्फ प्रॉब्लम ये रही, अब तो वैसा नहीं है, लेकिन जब ऊपर से पानी यकदम आ जाता है और उसका बहाव ऐसा होता है कि वो शहर की तरफ आने के बजाय, जब से औरंगज़ेब आलमगीर ने ये बंद बनाया था तो वो यहाँ रिबट करके ना शाहदरा की तरफ जाता था। बल्कि जब खेमचंद ने मॉडल टाउन बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो पहले वो शाहदरा ही गया था वहाँ बनाना, लेकिन ये ये जो सैलाब है इसकी वजह से उसने कहा कि ये जगह ज़्यादा ये बड़ी मज़े की बात आपने बताई। कलामी माफ के मॉडल टाउन पहले शाहदरा के किनारे बनना था। एग्जैक्टली, पहली सिलेक्शन साइट की वहाँ पे थी। इस्तग़ासा आपका नावल है जिससे पढ़ के आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी हमें काफ़ी एक दूरबीन मुहैया होती है कि हम देख सकते हैं। और दूसरा कुछ इंटरेस्टिंग बातें उसमें हैं, उसमें से एक बात कि मिज़ार और मकबरे में फ़र्क होता है। तो ये फरमाइए कि यहाँ पे दाता साहब का मिज़ार भी है, मियाँ मीर का मिज़ार है और तरह तरह के मिज़ार हैं, और मकबरे भी हैं जिसमें नूरजहाँ का मकबरा है और ज़ेबुन्निसा और इस तरह के कई मकबरे हैं। तो आर्किटेक्चरली इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और आवाम के लिए ये फ़र्क जानना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, ये फ़र्क तो खैर ये मकबरे की ख़ुद जो बिल्डिंग फार्म है वो ख़ुद ही बता रही होती है कि ये मज़ार है और ये मकबरा है। ये तो वो खुद ही अपना तारुफ, मैं बताता हूँ आपको, खुद ही तारुफ करवा रही होती है। अच्छा, देखें जो मकबरा होता है ना ये मोनूमेंटल होता है, यानी वो एक मतलब बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा जो बड़ा इन्फ्लुएंस करने वाला होगा और पता चलेगा कि यहाँ पे बादशाह वक्त जो है वो आराम फरमा रहा है। उसके मुकाबले में जो मज़ार होगा उसकी शक्ल जो है वो आप पे रोब तारी नहीं करेगी, वो एक रूहानी फ़ज़ा पैदा करेगी जिसके अंदर आप रिलैक्स और रिलीफ फील करेंगे जब आप उसमें जाएंगे। उसके मुकाबले में जब आप मकबरे पे जाते हैं तो वहाँ एक तो वो है ना, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है, तो वो ऐसे ही लगता है। और अब जब से ये लोगों में शऊर पैदा हुआ है, लोग मकबरों पे जाके बाकायदा उनके अंदर एक रिएक्शन आता है कि ये बादशाहों ने हमारे रिसोर्सेज को किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, दूसरा मकबरा जो है वो हमेशा बादशाह बनाएंगे और यहाँ पे रिवायत ऐसी रही कि मरने से पहले बादशाहों ने अपने मकबरे खुद बनाए अक्सर जो है। अच्छा, जबकि मज़ार जो है वो अकीदतमंद बनाते हैं। किसी सूफ़ी ने अपनी ज़िंदगी में अपना मज़ार नहीं बनाया, वो हमेशा अकीदतमंद और वो अकीदत से बनाते हैं और उसके लिए रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद
वो ऐसी शक्ल बनती है, ऐसी एक्टिविटीज़ बनती हैं। फिर मज़ार में रिचुअल्स ऐसी होती हैं, जैसे उर्स होता है। आपने कभी ये तो नहीं सुना होगा कि जहांगीर का उर्स मनाया जा रहा है, लेकिन दाता साहब का उर्स, मियाँ मीर का उर्स, जिसमें पूरी पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये एक बड़ा विजिबल डिफरेंस है उसकी बेल्ट इन्वायरमेंट में भी और उसके जो अर्बन सेटलमेंट में जो असरात हैं। यानी अगर आप मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे, जैसे ज़ैबू निसार का कहा आपने, वो वक्त के साथ साथ उसका एरिया रिड्यूस होता जाता है, जबकि जो सूफ़ी बुज़ुर्ग का उर्स जिसका होता है उसका मकबरा फैलता जाता है। जैसे दाता साहब का 5 कनाल से 58 कनाल पे गया, अब फिर उसमें 8-10 कनाल ऐड किया जा रहा है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत फ़र्क है, मतलब दो। बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस तरह हर लिखारी अपने शोबे से इंस्पिरेशन लेता है और अपनी लिखत में उसको शामिल करता है, और हान पामोक उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। माय नेम इज़ रेड में उसने जो मिनिएचरिस्ट्स हैं उसका वो जो डिटेल्स दिखाई हैं, तो पता चलता है कि वो खुद एक पेंटर है। बिल्कुल ऐसे। आप आर्किटेक्चर में सारी ज़िंदगी आर्किटेक्चरल जो मॉन्यूमेंट्स हैं डिज़ाइन करने में, रीडिज़ाइन करने में वगैरह वगैरह, प्रिजर्वेशन वगैरह में शामिल रहे, तो आपका कौन सा ऐसा नावल या अफसाना है या अफसाने हैं जिनमें आपका ये वाला इल्म झलकता है? इस्तिगासा में वो ज़ाती ज़िंदगी तो ज़रूर झलकती है, लेकिन हमें आर्किटेक्चर का वो फ़न जो है ना उससे ज़रा कम आशनाई होती है। तो कोई और ऐसी चीज़ जिससे अच्छा, जो पामोक की आपने बात की, वो आपके इल्म में होगा कि ही वाज आर्किटेक्ट। अच्छा। यस, ही वाज क्वालिफाइड आर्किटेक्ट। अच्छा। इस वजह से उसे पता है मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है। वाह भाई वाह। तो इसी वजह से उसकी तहरीरों में भी वैसे नज़र आता है। अच्छा, जो तो बाकायदा मेरी जो अफसानों की किताबें हैं ना, उसके अंदर तो इस तरह के अफसाने हैं, जैसे ये चेयरिंग क्रॉस का मैंने आपको कहा। तो ये जो 5 बिल्डिंग्स थी बेसिकली, ये चारों सूबे और 5वां जो वो हिस्सा है उसको मिलाती हुई पूरी एक सिंबॉलिक लेवल के ऊपर उसको, तो मैं ये दोनों चीज़ों को मिक्स अप कर देता हूँ, पॉलिटिकल जो इश्यूज़ और लोग और हमारी बिल्डिंग्स जो हैं। अच्छा, इसी तरह से मेरा जो पहला नावल है मकली में मर्ग, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो मालदार हो जाते हैं तो वो अपनी शनाख्त बदल लेते हैं, कोई मलक, कोई चौधरी, कोई कुछ बन जाता है। यानी कि ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि ये ऐसा लिविंग मानूमेंट है कि जिसमें मज़ार जो है उसकी शनाख्त लोगों ने बदलने की कोशिश की है। अच्छा। यानी ये एक सुन्नी शराइन के तौर पे आया है औकाफ के पास, और उसके बाद अब ये एक शिया शराइन के तौर पर सारी दुनिया में जाना जाता है। तो एक शराइन की शनाख्त का इस तरह से तब्दील होना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा वाक़या है। बिल्कुल उसके अंदर डॉक्टर साहब एक ये है कि लाहौर शहर में जो सुर्ख रंग की इमारतें हैं वो मुग़ल इराक़ की याद दिलाती हैं। उससे हम इतने इन्फ्लुएंस हुए कि आज कज़ाफ़ी स्टेडियम का गेट अगर हमने बनाना है तो भी सुर्ख, जो जदीद इमारतें बनानी हैं तो भी सुर्ख। तो मैं कभी कभार सोचता हूँ कि 2-3 हज़ार साल बाद जब कभी खुदाई होगी तो सुर्ख बिल्डिंग्स निकलेंगी, तो ज़माना जो बीच में 500 साल का गैप है वो पता नहीं वो जज कर सके कि नहीं उस वक़्त का जो एक्सकेवेशन कर रहा हो। तो क्या वजह है, और नई बिल्डिंग है वो लाहौर में क्यों नहीं बनती? अच्छा, ये जो भी कज़ाफ़ी स्टेडियम की आपने बात की ना, ये तो एक बड़ी इमिटेशन है, बड़ी पुअर किस्म की। अच्छा, जहन में ये आता है जो सुर्ख रंग आप भी जिक्र कर रहे हैं वो बेसिकली रेड सैंडस्टोन है, जैसे बादशाही मस्जिद में इस्तेमाल हुआ। अच्छा, इतने बड़े लेवल के ऊपर जाहिर है वहाँ पे भी, इंडिया में भी लाल किला इस्तेमाल हुआ है, सैंडस्टोन जो है। मुग़लों ने ज़्यादा बिल्डिंग्स छोटी ईंट से बनाई, लेकिन उसके ऊपर लाइम क्रीम प्लास्टर करके तो उसके अंदर डिटेल्स वगैरह बनाई हैं, तो वो एक ऑफ वाइट सा एक तासुर बनता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर जब इरा चेंज होता है तो रेड बिल्डिंग्स आ जाती हैं, फिर जब शाहजहां का एरा आता है तो उसमें वाइट मार्बल है जैसे वो बिल्डिंग्स आ जाती हैं। तो हर बादशाह ने अपनी पहचान का एक रंग रखा है जिसकी वजह से शालामार उसकी एग्जैक्टली शालामार उसकी बेहतरीन खूबसूरत मिसाल है। और ये मैं बताऊँ, ये जो आसिफ जाह का मकबरा बना हुआ है वहाँ पे, वो भी चूँकि शाहजहां के दौर में बनाया गया तो इसके ऊपर पूरा मार्बल लगा हुआ था, जिसे बाद में सिख पीरियड में उतार लिया गया। वाइट, जस्ट वाइट मार्बल था ये। अच्छा। तो ये हैं मुगल पीरियड्स के। अच्छा, उसके बाद जब बरतानिया यहाँ पे आया तो वहाँ पे भी डिबेट हुआ कि हमें किस तरह की बिल्डिंग्स बनानी। उन्होंने कहा कि लोकल अगर बनानी है तो ब्रिक्स में,
क्योंकि मोहनजोदारो और हड़प्पा से ब्रिक्स निकली हैं और ब्रिक्स हैं, तो उन्होंने फिर ब्रिक्स एक्सपोज ब्रिक्स सुर्ख ईंट जो है, तो उससे फिर एक एस्थेटिक्स डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन आप देखिए कि जैसे हाई कोर्ट है, मुझे भी इत्तफाक हुआ उसके एक वेस्टर्न विंग को मैंने भी बनाया है उसको। आप देखें कि वहाँ पे ब्रिटिश पीरियड में ब्रिक के इतने पैटर्न इस्तेमाल किए उन्होंने कि हैरत होती है आपको बाज़ औक़ात कि ये इन्होंने जैसे वो स्टोन में वंडर किया उन्होंने, वाइट मार्बल में, इसी इन्होंने ब्रिक में वंडर किया। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने अनलकीली उसको वो वंडर नहीं किया, यानी ब्रिक ये गुटका लगाना शुरू कर दिया, या जो ब्रिक्स के भट्टों पे 2-3 किस्म के पैटर्न थे वो लगाने शुरू कर दिए। तो उसमें आर्किटेक्ट्स का हमें इनपुट नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से आपको देख के वो खूबसूरती और वो जमालियात का तासुर बनता नहीं है, जो वो ऐसे लगता है ऐसी बड़ी पुअर सी इमिटेशन की हुई है उसमें। जाते जाते सिर्फ ये बताइए कि आप अपनी पसंदीदा इमारत कैसी चाह रहे हैं जो आपका ड्रीम हो कि लाहौर में एक मेरी तरफ से एक आर्किटेक्चरल जो मॉन्यूमेंट है वो मुस्तकबिल के लिए। भाई मैं तो कहता हूँ कोई ऐसी पब्लिक बिल्डिंग मुझे बनाने का मौका मिले जिसके अंदर नई नस्ल के लिए, जैसे लाइब्रेरी है, जैसे आईटी सेंटर है वहाँ पे। अब देखें फ़िरोज़पुर रोड पे भी एक आईटी सेंटर बना है, खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ वो बिल्डिंग बनाने के शौक़ में कर दिया है। लेकिन यूज़ेबल बिल्डिंग हो, उसका अंदर एक एम्बियंस बने, एक इन्वायरमेंट हो। अच्छा, जब हमारे यहाँ इन्वायरमेंट बनाते हैं तो वो जिम वगैरह और स्विमिंग पूल बना के फिर उसको कमर्शलाइज कर देते हैं, उसकी फ़ीस रख देते हैं, लेकिन नई नस्ल के लिए उस तरह की नहीं है। तो एक मेरे जहन में आता है कभी कभार कि मेरे पास कोई 8 की कनाल का अगर कोई रकबा हो तो मैं वहाँ पे एक ऐसा कम्प्लेक्स या इस तरह की बिल्डिंग बनाऊं जिसमें ये बेसिक फैसिलिटीज़ हों और लोग उसको यूज़फुल हो और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हो, ना कि ये एसी के इतने लोड्स और ये बिजली का इतना अखराजात जो ये नहीं होने चाहिए उसके। बेहतरीन। मुनीबा, आपने देखा कि डॉक्टर गाफिर शहजाद साहब के साथ जो गुफ्तगू थी वो इतनी दिलचस्प थी और उसके बहाव के साथ हम इस तरह बह गए कि वक्त का एहसास नहीं हुआ। उम्मीद है कि हमारे समेत हमारे जो नाजरीन हैं उन सब ने बहुत कुछ सीखा होगा इस गुफ्तगू से, लाहौर के बारे में, कदीम लाहौर, आज का लाहौर, जदीद लाहौर और मुस्तकबिल का लाहौर कैसा हो, और यहाँ की इमारतें जो कि लाहौर के ताज में नगीने की तरह वो हैं, बल्कि अंगूठी में नगीना, लाहौर एक अंगूठी है तो अच्छी बिल्डिंग उसका नगीना है, तो एक नगीना डॉक्टर साहब की तरफ से भी वो इजाफ़ा चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलकर। इंशाअल्लाह आइंदा आपके साथ एक और रोशन सितारे की मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें भी बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन के, और आज के लिए आपने इतनी अच्छी पर्सनालिटी के साथ हमारी मुलाकात कराई है। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।